हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, देखते कि इतनी लंबी वीडियो तो यार कौन देखेगा, चलो छोड़ दो, तो बच्चे वीडियो नहीं देखते। लेकिन यार ये भी देखो ना, मैं इस वीडियो से आपके 2 चैप्टर कंप्लीट करवाने वाला हूँ और काफ़ी बड़े बड़े ये चैप्टर हैं, बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग कंपनी। ठीक है, दोनों चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा इस वीडियो में और उसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, उसी में से पूरा एग्जाम में आएगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, क्योंकि मैंने क्या किया है, ये जो कंटेंट है काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, इसको समराइज़ करके मैंने अपने नोट्स में लिख लिया है। ठीक है, पहले मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा अपने, क्या क्या आपको याद करना है। उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, सारे आप अच्छे से कर पाओगे और फुल मार्क्स आप स्कोर भी कर पाओगे। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँ तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो बढ़िया सी आपको कैसी लगी ये वीडियो, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय और आप देख रहे हैं पार्टी ट्यूटोरियल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं जो हमारा पहले चैप्टर की जो बात करने वाले हैं हम, बैंकिंग कंपनी। ठीक है, ये मैं आपको नोट्स में भी दे सकता हूँ, मतलब पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। एक वेबसाइट है हमारी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। तो आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, क्या क्या आपको याद करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी, तो सबसे पहले हमें क्या टॉपिक पढ़ना है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, ये होता क्या है, ये भी मैंने लिख रखा है। आरबीआई रिक्वायर्स बैंक टू मेंटेन मिनिमम कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 9%। आरबीआई ने सबको बोल रखा है, हर बैंक को, कि 9% एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना ही करना है। तो अब वो रेशियो निकलता कैसे, उसका फॉर्मूला है कैपिटल फंड अपॉन में रिस्क वेटेड एसेट प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स इनटू में 100। विजिबल है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा मेरे को बोल्ड पेन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ना इसमें थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ पाती वीडियो में। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कैसी क्लैरिटी आ रही है, तो उसके हिसाब से मैं आगे वीडियो में ध्यान रखूँगा। और मैं बोल भी रहा हूँ क्या क्या निकालना है। ठीक है, कैपिटल फंड कैसे निकलेगा, कैपिटल फंड कैपिटल टायर 1 प्लस कैपिटल टायर 2, 2 टायर होती है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कैपिटल फंड आ जाएगा। कैपिटल टायर 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो सारी मैंने लिख रखी है, पेड अप कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी है। और ये जो पॉइंट पे ध्यान देना आपको, कैपिटल रिजर्व आउट ऑफ सेल ऑफ एसेट, जो कैश में रियलाइज हो सकता है उसी को हम यहाँ पे कैपिटल रिजर्व के अंदर लेंगे। ठीक है, और जो कैश में रियलाइज नहीं हो सकता उसको हम कैपिटल टायर 2 के अंदर लेंगे। और जो भी कैपिटल टायर 2 के अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने लिख रखी है, उसका जो भी अमाउंट होगा उसका हम 45% इस फॉर्मूले में लेंगे। मतलब मान लो 1 लाख रुपीज़ आया हमारा कैपिटल टायर 2, तो हम क्या करेंगे, 55% का डिस्काउंट करेंगे, तो कितना हो गया हमारे पास 45,000। तो हम कैपिटल टायर 2 में 45,000 लेंगे। उसका भी एग्जांपल मैंने पीछे ले रखा है, आपको दिखाऊंगा एकदम अच्छे से। तो ये कैपिटल टायर 1 कैपिटल टायर 2 निकालने का फॉर्मूला पता चल गया, सिंपल है। ये क्वेश्चन आराम से आ सकता है एग्जाम में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ रिस्क वेट, यहाँ पे कुछ मैंने पर्टिकुलर्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कैश बैलेंस विद आरबीआई, हम 0% मान के चलेंगे उसको। ठीक है, विजिबल है आपको, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और मैं साथ साथ में रीड भी कर रहा हूँ तो दिक्कत नहीं आएगी आपको कहीं पर भी। बैलेंस इन करंट अकाउंट विद अदर बैंक, उसका 20% लेंगे हम। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 0%, अदर इन्वेस्टमेंट 100%, लोन एंड एडवांसेज गारंटेड बाय गवर्नमेंट 0%, अदर लोन एंड एडवांसेज 100%, बैंक प्रोमिसेस प्रीमाइसेस और फर्नीचर 100%, और ऑल ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स जो भी होगी 100% लेंगे उसका हम। और नॉन फंडेड एक्सपोजर टू रियल स्टेट 150%, मतलब जो भी इनका अमाउंट दे रखा होगा उसको हम इतने % से मल्टीप्लाई करके लेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है, सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा वो फॉर्मूला निकालने का सारा तरीका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जो भी हमें चाहिए था फॉर्मूले के अंदर सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी है। अब हम बात करते हैं, एक नोट है कैपिटल टायर 1 के ऊपर। ठीक है, जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कैश रियलाइज वाला। मान लो कैपिटल रिजर्व हमें दे रखा है 5 लाख और बोल रखा है 40% ही सिर्फ रियलाइज हो सकता है कैश में, तो हम 40% इसका टायर 1 में ले लेंगे और 60% टायर 2 में ले लेंगे। लेकिन टायर 2 में मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि 55% डिस्काउंट पे लेंगे, तो 60% 3 लाख हो गया। उसके बाद 3 लाख में से 55% का डिस्काउंट कर देंगे, मतलब इसका 45% निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों सेम बात है, या तो 55% डिस्काउंट करेंगे या तो हम 45% उसका निकाल लेंगे, दोनों से सेम ही आंसर आना है हमारा। समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने एक क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स लिख रखी है जनरल नॉलेज के लिए। परफॉर्मिंग एसेट होती है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट।
परफॉर्मिंग एसेट को हम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेंगे और नॉन परफॉर्मिंग एसेट को हम कैश बेसिस पे। इस पे भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। मैं अभी बुक में से आपको दिखाऊंगा कि हर एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चन मिलेगा बुक में, और मैंने ये सारे यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। बस ये लास्ट टॉपिक है और हमारा बैंकिंग कंपनी का चैप्टर कंप्लीट, और मैं बताऊंगा बुक से, अभी दिखाऊंगा अभी आपको कैसे कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रोविज़न हमें मेंटेन करने होते हैं, ठीक है। तो सब स्टैंडर्ड एडवांसेस है, तो सिक्योर्ड का 15%, अनसिक्योर्ड का 25% और अनसिक्योर्ड स्क्रो का 20%। समझ आ गया। अगर सब स्टैंडर्ड एडवांसेस में हमें क्लासिफिकेशन नहीं दे रखी कुछ भी, तो हम सिक्योर्ड मान के चलेंगे और उसका 15% निकाल लेंगे। सिंपल है। डाउटफुल एडवांसेस, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ नोट्स परचेज कर लेना मेरी वेबसाइट से, और मैं साथ साथ में बोल भी रहा हूँ, आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। और अभी मैं बीच में आपको थोड़ा जूम करके एक बार वीडियो रोक दूंगा जिससे आप नोट डाउन कर सको, अगर आपको नोट्स परचेज नहीं करने तो, ठीक है। तो डाउटफुल एडवांसेस में क्या होगा, अनसिक्योर्ड का 100% और सिक्योर्ड में अप टू 1 ईयर है तो 25%, 1 ईयर टू 3 ईयर है तो 40% और अबव 3 ईयर के लिए 100%। फिर लॉस एसेट्स आती है, उसका 100% प्रोविज़न बनता है। स्टैंडर्ड की बात करते हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड 0.4%, ठीक है। तो यही चीज़ें बस आपको याद करनी है बैंकिंग कंपनी में। अगर आप ये चीज़ें एकदम अच्छे से पढ़ लेते हैं, मैं सच्ची कह रहा हूँ, इसी में से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता ही आता है। अब मैं बुक पे चलता हूँ और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है वो भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैं बुक से आपको पढ़ाता हूँ अब, और जो हमने अभी पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर भी करते चलूँगा बुक में से। अगर आप पेज नंबर निकालना चाहते हो तो निकाल लो। क्वेश्चन निकालते हैं हम। यूनिट, ये तो 4 आ गई। यूनिट 3 का पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें निकालना है, एडिक्वेसी रेशियो निकालनी है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है पूरा का पूरा। क्या होता है, एग्जाम में ज़्यादातर बुक्स में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉड्यूल में से, जो आईसीआई के मॉड्यूल है उसी में से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो इस क्वेश्चन का भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना। और मैं यही बोलूँगा यार, हर चैप्टर में यही कोशिश करो, पहले आईसीआई का मॉड्यूल के हर क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करके जाओ, ठीक है। और बाकी जो इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो, अगर वहाँ पे उसे क्वेश्चन मिले हैं तो आप उसको हल्का बहुत कर सकते हो रिवीजन के लिए, मतलब अगर आप और हाई लेवल पे जाना चाहते हो। लेकिन मैं बोलूँ तो यार, एडवांस अकाउंट में बुक काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, अगर आप इसके सारे क्वेश्चन कर लेते हो। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा अटैम्प्ट करना है, जो मैंने बताया आपको उसी के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखो, पहले इन्होंने क्या किया, कैपिटल टायर 1 निकाली है, क्या जो सी चीज़ें मैंने बता रखी थी वो ऐड कर दी इन्होंने। फिर कैपिटल टायर 2 निकाल लिया इन्होंने, ठीक है। 55% देखो डिस्काउंट किया इन्होंने। आप भी पेज नंबर खोल सकते हैं 10.45 अगर आपके पास ये बुक है तो, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कैपिटल टायर 2 का अमाउंट ले लिया, उसके बाद 55% डिस्काउंट करके निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद आ गया हमारे पास कैपिटल फंड। फिर इन्होंने रिस्क एडजस्टेड एसेट कैसे निकाली, सारी एसेट देख ली, और जौन से मैंने परसेंट बताए थे वो यहाँ पे लिखकर इन्होंने क्या किया, अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होकर यहाँ पे हमारे पास आ गई। और ऑफ बैलेंस शीट आइटम इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, ये देख सकते हैं आपने, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट और लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। 370250 था, उसका 100% निकलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और वहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखे हुए कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम कौन कौन से होते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है एलसी हो गया, एलजी हो गया, बिल्स हो गए। एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें निकाल के क्या किया, फॉर्मूले में पुट कर दिया, जो सा मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। इधर पुट करने के बाद इनका आंसर आ गया हमारे पास 7.65%। लेकिन एक्सपेक्टेड रेशियो क्या होता है, 9%, जैसा कि आरबीआई ने बोल रखा है। तो सो द बैंक हैज़ टू इम्प्रूव द रेशियो बाय इंट्रोड्यूसिंग फर्दर टायर 1 कैपिटल। सिंपल है। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा अटैम्प्ट करना है, एक एक चीज़ देखनी है। अब हम चलते हैं, जो मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, जैसे कि आपको याद होगा, एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट बताई थी मैंने, परफॉर्मिंग एसेट एक्रूअल बेसिस पे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैश बेसिस पे, इसको ध्यान में रखना। और अब ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं इस बेसिस पे। आप देख सकते हैं परफॉर्मिंग एसेट दे रखा है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बोल क्या रहे निकालने के लिए, गिवन बिलो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, ठीक है। फाइंड आउट द इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड इतना। तो हमें इनकम निकालनी है, ठीक है। तो परफॉर्मिंग एसेट की इनकम को हम किस बेसिस पे लेते हैं, एक्रूअल बेसिस पे, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट को हम किस पे लेते हैं, कैश बेसिस पे। तो इसको एक बार पढ़ते हैं हम।
तो टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट होगा परफॉर्मिंग एसेट का हम कौन सा लेंगे 120, क्योंकि इंटरेस्ट अर्नड मतलब क्या होता है एक्रूअल बेसिस पे ये इंटरेस्ट अर्न लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि एक्रूअल मतलब क्या हुआ है, जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है, हमने कमा लिया है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो हम कौन सी होगी इसमें एक्रू इंटरेस्ट अर्न वाली। अगर हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रिसीव्ड वाला अमाउंट लेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट में हम क्या लेते हैं कैश बेसिस पे लेते हैं। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है क्वेश्चन में तो इधर एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। समझ आ गया? अब परफॉर्मिंग एसेट को हम लेंगे एक्रूअल बेसिस पे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को लेंगे हम कैश बेसिस पे। तो बस आपको सिंपली देख सकते हैं आप, आंसर भी इन्होंने ऐसे ही किया है, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 120 + 5, ठीक है, ऐसे 750 + 12, 150 + 20, बस इनको टोटल कर दिया, आंसर आ गया। समझ गए? ऐसी इलस्ट्रेशन 2 सेम है, परफॉर्मिंग एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, परफॉर्मिंग एसेट को हम एक्रूअल बेसिस पे लेंगे और नॉन परफॉर्मिंग एसेट को हम कैश बेसिस पे लेंगे। बस इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं बुक में से। समझ आ गया? धीरे धीरे चलेंगे आराम से सारे टॉपिक क्लियर करते हुए। अब बात आती है जो मैंने आपको प्रोविजंस बताए थे बनाने के लिए, मैंने कुछ प्रोविजंस बताए थे ना आपको नोट्स में, बस वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखेंगे डायरेक्ट। जैसे हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। स्टैंडर्ड एसेट दे रखी है हमें 5000, स्टैंडर्ड का बताया था मैंने 0.4% निकलता है प्रोविज़न। सब स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है क्या है, तो हम सिक्योर्ड मान के चलेंगे। तो सिक्योर्ड का कितना परसेंट था 15%, तो इसका 15% निकाल लेंगे। ऐसे डाउटफुल का 1 ईयर वाला लगा देंगे, 3 ईयर वाला, मोर देन 3 ईयर वाला, और लॉस एसेट का 100%। बस अगर आप प्रोविज़न याद कर लेते हो तो आपके यहाँ पे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 5 to 6 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आप सोचोगे यार 5 to 6 का आ ही नहीं सकता, इतना इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। ऐसे ये भी क्वेश्चन आपको देख लेना है, अटैम्प्ट आपको करने हैं सारे। मैं अभी आपको सारे करके तो नहीं दिखा सकता, बस आपको एक बेस बना सकता हूँ कि किस तरीके से आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। मैंने सिर्फ 2-3 पेज के आपको नोट्स दिखाए और उस बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। एक यहाँ पे टॉपिक है प्रोविज़न का ही, प्रोविजनिंग फॉर एडवांसेस कवर्ड बाय ECGC DICGC। तो इसका फॉर्मेट भी मैं अपने नोट्स में डाल दूंगा, अगर आप PDF वहाँ से परचेज करते हैं तो उसमें आपको इसका भी फॉर्मेट मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से करना है। आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिख लेना है, जोन सा भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे 4 लाख दे रखा है, 4 लाख हमने लिख लिया। उसके बाद ECGC कवर 50% है, इसका कुछ नहीं करना, हमें सीधा लेस करना है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो भी हमें दे रखी है यहाँ पे 1.5 लाख, और ये हमें सिर्फ कैश वाली लेनी है। कौन सी लेनी है? कैश वाली, जो कैश में रियलाइज़ हो सकती है। अगर यहाँ पे लिखा रहता कि 40% कैश रियलाइज़ हो सकती है तो हम इसका 40% निकाल के यहाँ पे माइनस करते। समझ आ गया? उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा माइनस करने के बाद? अनरियलाइज्ड बैलेंस। उसमें से हम ECGC वाला कवर माइनस कर देंगे। यहाँ पे 50% दे रखा है हमें, इसका 50% निकालेंगे 2.5 लाख का, और माइनस करके निकाल लेंगे नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है इस टाइप के, ठीक है। तो अब 1.25 लाख जो है हमारा अनसिक्योर्ड पार्ट आ गया, और सिक्योर्ड कितना था हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 लाख। तो अनसिक्योर्ड के ऊपर कितना परसेंट प्रोविज़न बनाते हैं और सिक्योर्ड पे कितना बनाते हैं वो मैंने आपको बता ही रखा है, जो नोट्स में दिखाए थे आपको। बस उस तरीके से आपको कर देना है। और यहाँ पे ईयर्स भी दे रखे हैं, मोर देन 3 ईयर्स वाला है, तो मोर देन 3 ईयर्स में 100% ही लगता है, ठीक है, सिक्योर्ड में। और अनसिक्योर्ड तो 100% होता ही है, तो इसका हम 100% निकाल लेंगे, और मोर देन 3 ईयर्स वाला का भी 100% निकाल के, तो प्रोविज़न टोटल कितना बन गया 2.75 कंप्लीट। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके आपको कर लेने हैं। फॉर्मेट समझ आ गया? क्या किया? आउटस्टैंडिंग बैलेंस माइनस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, तो अनसिक्योर्ड बैलेंस आ जाएगा। अनरियलाइज्ड बैलेंस, उसमें से फिर हम ECGC वाला कवर माइनस करेंगे, उसके बाद अनसिक्योर्ड आ जाएगा। तो अनसिक्योर्ड निकल गया, और सिक्योर्ड हमें बता ही रखा था क्वेश्चन में। तो ये करने का तरीका ये करा क्यों हमने? अनसिक्योर्ड निकालने के लिए, अनसिक्योर्ड बैलेंस निकालने के लिए। और अनसिक्योर्ड पे कितना परसेंट प्रोविज़न बनता है? 100%। समझ गए? सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जल्दी से। यूनिट 5 पे आ चुके हैं हम। तो ये एक टॉपिक है, अगर आपने 12th में अच्छे से पढ़ रखा है, बिल्स रिसीवेबल वाला चैप्टर, बिल ऑफ एक्सचेंज सॉरी, तो उधर यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे क्लियर होगी। तब भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है? रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड एज ऑन इतना। तो इसको स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन को आप देखो पहले।
इस डेट को हमें निकालना है रिबेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिल डिस्काउंट हुआ है वो उसकी ड्यू डेट क्या है, 5 जून। ठीक है, तो मतलब 31 मार्च से लेकर आपको 5 जून तक की डेट देख लेनी है, डेज काउंट कर लेना है कितने डेज होते हैं, उसके हिसाब से आपको इसके ऊपर रेट ऑफ डिस्काउंट निकाल लेना है। ठीक है, ऐसे ही 12 जून तक का भी आपको निकाल लेना है, 25 जून तक का, 6 जुलाई तक का। ये सारे परसेंट दे रखे हैं, ये सारे अमाउंट दे रखे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर जितने डेज आएंगे उससे मल्टीप्लाई करके अपॉन 365, जैसे कि आंसर में देख सकते हैं आप कर रखा है यहाँ पे 14% निकाला, 66/365 इंटू में 1,40,000, तो ये हमारा आ गया रिबेट। तो इस तरीके से चारों यहाँ पे निकाल लिए इन्होंने। उसके बाद क्या किया आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, एज ऑन 31st, मतलब पिछले साल का जो हमारा था रिबेट वो कितना था 22,160, तो वो इस साल की इनकम बन जाएगी, क्योंकि पिछले साल हमने बुक कर लिया था कि इतनी इनकम हमारी अगले साल की है, तो इस साल हम इसको बुक कर लेंगे। और इस साल कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ इतना, तो टोटल हमारा इस साल का कितना हो गया इन दोनों को मिला के, तो ये दोनों हमने क्या किया ऐड कर दिया। समझ आ गया, ये पिछले साल हमने बुक किया था रिबेट, तो ये इस साल की इनकम है करंट ईयर की, और करंट ईयर में डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है इतना हुआ है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो करंट ईयर का टोटल आ गया। तो करंट ईयर का टोटल इतना हमारा डिस्काउंट आ गया, उसमें से हमारा रिबेट अगले साल का कितना आया, मतलब ये जो इनकम निकाली हमने ये चारों हमारे अगले साल की है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये जो डिस्काउंट आया है ये हमारा करंट ईयर का आया है। ठीक है, सिंपल है। इस तरीके से हमने क्या करा, यहाँ पे एंट्री मार दी, जो पिछले साल हमने रिबेट कर रखा था बुक, उसको हमने इस साल डिस्काउंट में ले लिया। ठीक है, उसके बाद इस साल का जो डिस्काउंट था यहाँ पे आप जो हमने यहाँ पे रिबेट निकाला है चारों को ऐड करके, ठीक है, तो ये अगले साल की इनकम है, तो इसको हमने क्या किया डिस्काउंट ऑन बिल टू रिबेट में डाल दिया। अभी हमने डिस्काउंट बुक नहीं किया क्योंकि इस साल की इनकम ही नहीं है वो, तो इसलिए हमने रिबेट में जब तक के लिए डाल दिया। जब ये अगला साल आएगा तो हम इस रिबेट को क्या करेंगे वापस डिस्काउंट में डाल देंगे, क्योंकि ये इस साल की इनकम नहीं है। और इस साल की जितनी इनकम थी उसको हमने P&L में बुक कर दिया, देख सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पे हमने निकाला 8,551, तो हमने इसको क्या किया P&L में बुक कर लिया क्योंकि ये इस साल की इनकम थी। सिंपल है। इस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन भी कर लेना है, इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये टॉपिक मैंने आपको नहीं बताया था अपने नोट्स में, तो क्योंकि इधर से एक्सप्लेन करने में ज़्यादा आसान रहता, उसमें मैं लिख नहीं सकता था कुछ, क्योंकि ये 12th का भी टॉपिक है और थोड़ा इधर और इलेबोरेशन यहाँ पे मांगी गई है, तो वो हमने यहाँ पे आपको समझा दिया है। और ये एक छोटा सा टॉपिक है बिल्स फॉर कलेक्शन, एसेट और लाइबिलिटी वाला। ये आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर देखोगे अपने आप समझ आ जाएगा आपको, कुछ भी नहीं है, बैलेंस दे रखा है और कौन सा कलेक्ट हुआ है वो उस अकाउंट में डाल दो, तो आप इसको रीड करोगे तो समझ आ जाएगा। लेकिन आपको पढ़ना है, ये नहीं कि मैं आपको दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। ये मत सोचना मेरे को नहीं आता, मेरे को भी आता है, लेकिन यार काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता मैं इसको, क्योंकि सिंपल टॉपिक है, इसको आप पढ़ लेना समझ आ जाएगा। लेकिन पढ़ के जाना है, और ये भी आपको टॉपिक खुद पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद अकाउंट बना रखा है, यार इतना तो आपको आता है, अकाउंट्स के आप स्टूडेंट हो तो अकाउंट बनाना तो आपको आता ही होगा। सिंपल से सारी ट्रांजैक्शन दे रखी है, ट्रांजैक्शन आपको सीधा अकाउंट में डाल देनी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये भी सेम है। उसके बाद ये बैलेंस शीट बनाने के लिए आ जाता है, शेड्यूल्स बनाने के लिए आ जाते हैं, तो इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं हैं। तो जो मैं बोलूँगा आपको कि अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं जो मैंने आपको बताया, तो आपके पूरे के पूरे 15 to 20 मार्क्स कहीं नहीं जाते। इस चैप्टर को मिला के और जो मैं अभी बताने वाला हूँ नॉन बैंकिंग वाला, दोनों को मिला के 15 to 20 मार्क्स तक का अप्रोच हो जाता है एग्ज़ाम के अंदर, तो आप पूरे स्कोर कर सकते हो। अभी मैंने नॉन बैंकिंग के भी नोट्स बना रखे हैं, उससे पढ़ाऊँगा, तो यहाँ पे आपका बैंकिंग कंपनी पूरा कंप्लीट हो जाता है। इतना भी अगर आप पढ़ लेते हैं बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप आगे का भी रीड आउट कर सकते हो, जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट पढ़ लेना और शेड्यूल्स पढ़ लेना कैसे क्या बनता है। लेकिन एग्ज़ाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ कर सकते हो कि 10.93 पेज नंबर पे यहाँ पे हमें बैलेंस शीट के शेड्यूल दे रखे हैं, ये सब आप रीड कर सकते हो, जिससे ऊपर ऊपर से आपको नॉलेज हो जाए। और क्वेश्चन को आप एक बार आंसर्स रीड कर लेना कि मतलब किस तरीके से कर रखा है इन्होंने, और ज़्यादा नहीं घुसना इसके अंदर, ठीक है। जो मैंने अभी आपको आगे बताया सिर्फ वो आपको अच्छे से एकदम पढ़ लेना है। अब हम चलते हैं नॉन बैंकिंग वाले चैप्टर पे। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की।
इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, ऑन फंड, ठीक है। ऑन फंड निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। उसके बाद आता है क्वेश्चन नेट ऑन फंड निकालो, तो 5 to 6 मार्क्स का ये आ सकता है क्वेश्चन, जितने मार्क्स का भी आता है तो ये एकदम एग्जाम में पूछा जा सकता है इस चैप्टर में से। तो मैं ऑन फंड बताता हूँ कैसे निकालते हैं। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कंपल्सरी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी है, सिर्फ उसको ही हम ऐड करेंगे, समझ आ गया। उसके बाद ऐड करेंगे हम फ्री रिजर्व, शेयर प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट लेंगे हम, जो अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ एसेट, जो कैश में रियलाइज हो सकता है, समझ आ गया, जो मैंने उधर बताया था आपको। और रिवैल्यूएशन रिजर्व यहाँ पे हम नहीं लेंगे, ऑन फंड निकालने के लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेंगे, ये बात ध्यान में रखना। सारे रिजर्व लेंगे लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेंगे। तो ये भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, दोनों चैप्टर के एक साथ दूंगा मैं, अगर आप परचेज करते हैं मेरी वेबसाइट पर जाके। तो माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस और इनटेंजिबल एसेट्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑन फंड। ऑन फंड निकल गया, ठीक है, सिंपल है बहुत ज़्यादा। अगर आप बुक में देखोगे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, मैंने उसको एकदम समराइज करके लिखा है इतने छोटे में, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑन फंड में से हम माइनस क्या क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी और ग्रुप और अदर एनबीएफसी, ठीक है। सेकंड, बुक वैल्यू ऑफ डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन, एडवांसेस, डिपॉजिट विद सब्सिडरी कंपनी इन सेम ग्रुप अदर एनबीएफसी, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में पूरा एज इट इज़ दे रखा होगा, लेकिन इधर एक बात समझने वाली है, जब आप इन दोनों को ऐड करके इधर माइनस करोगे इसमें से, उससे पहले आपको एक स्टेप करना है, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करना है 10% ऑफ ओन्ड फंड। इसका आप 10% निकाल लेना, जो भी आता है अमाउंट उसको हम माइनस करेंगे इन दोनों में से, फिर इसको माइनस करेंगे इसमें से। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, समझ आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, एक्सीडिंग 10% ऑफ ओन्ड फंड, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आपका ओन्ड फंड आ गया है 1 लाख, ठीक है, और इन दोनों इन्वेस्टमेंट और बुक वैल्यू को मिला के आया हमारा 20,000, ठीक है। तो हम इसको माइनस करेंगे इसमें से, लेकिन माइनस करने से पहले हमें क्या करना है, 20,000 में से 10% ऑफ ओन्ड फंड कितना आ गया, 10,000, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट आया अब, 10,000। तो अब हम 1 लाख में से सिर्फ 10,000 माइनस करेंगे, समझ आ गया। एग्जाम्पल एकदम क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, कुछ भी नहीं है नेक्स्ट टॉपिक्स में। प्रोविज़न रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में प्रोविज़न बनाने के लिए। फॉर लोन, अगर लोन के लिए प्रोविज़न बोला तो ये सारे रेट लगेंगे, ठीक है। एडवांसेस, लीज या फिर एचपी एसेट्स के लिए बोला है, हायर परचेज एसेट्स के लिए, तो ये वाले रेट लगेंगे। ये बातें आपको क्लियर करनी पड़ेगी पहले, ठीक है, क्योंकि क्या है, बैंकिंग कंपनी में भी कुछ प्रोविजंस हैं सेम टाइप के, तो आपको इसलिए ध्यान देना है। फॉर लोन, एडवांसेज एंड अदर क्रेडिट फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग बिल्स परचेज्ड और डिस्काउंटिंग। तो स्टैंडर्ड एसेट के एनबीएफसी, एनडीएसआई एंड एनडीएसडी में 0.4%, एनबीएफसी एनडी में 0.25%, सब स्टैंडर्ड 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग, डाउटफुल एसेट में अनसिक्योर्ड का 100% और सिक्योर्ड में 1 ईयर तक है तो 20%, 1 से 3 है तो 30% और अबव 3 ईयर्स 50%, लॉस एसेट का 100%, समझ आ गया। लीज और एचपी एसेट्स की बात करें तो अगर अप टू 12 मंथ तक का है ओवरड्यू तो 0% का प्रोविज़न बनाएंगे, 12 से 24 मंथ का है तो 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू, 24 से 36 मंथ है तो 40% ऑफ नेट बुक वैल्यू, उसका 36 मंथ से लेकर 48 मंथ है तो 70%, अबव 48% और 48 मंथ 100% ऑफ नेट बुक वैल्यू, समझ आ गया। तो यही हमारा यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये मैं आपको बुक में से बस ये वाला क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ ऑन फंड का, ठीक है, और बाकी प्रोविज़न वाले भी दिखाऊंगा कैसे आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो चलते एक बार बुक पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं ऑन फंड वाला। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है सिर्फ वही पढ़ के जाना, ठीक है, एग्ज़ाम में उसी में से आएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप भी एक बार खोल लो, 11.41 पेज नंबर, ठीक है, सॉल्यूशन है इस और क्वेश्चन है यहाँ पे 11.40 पे। तो ये हमें दे रखा है और ऑन फंड निकालना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है पहले ये देख लेते हैं हम।
पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व ऐड कर दिया, माइनस डेफर्ड एक्सपेंडिचर, बताया था मैंने आपको, इंटेंजिबल एसेट, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, सारी चीज़ें हम माइनस करते हैं, तो माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 400, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हम माइनस करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट हमने दो तरीके की इन्वेस्टमेंट है इधर, डिवेंचर में, शेयर्स में, तो हमने इन दोनों को ऐड करके कितना निकाला 200, मैंने बताया था। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी ओन्ड फंड आया हमारा 400 हमारा ओन्ड फंड आया, तो इसका 10% निकालेंगे। 10% कितना होगा 40। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा दोनों का इन्वेस्टमेंट को ऐड करके आया है 200, इसमें से हम 40 माइनस करेंगे, तो कितना आ गया 160। अब हम 160 जो है इस ओन्ड फंड में से माइनस करेंगे, तो अब हमारा क्या आ जाएगा नेट ओन्ड फंड। समझ आ गया, देख सकते हैं आप 400 माइनस 160 कर रखा है और 240 आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ के ही जाना है, एग्जाम में एकदम आ सकता है, और सिर्फ फिगर्स चेंज कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन एज इट इज़ यही रहेगा। क्वेश्चन भी रीड कर लेना कि क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड अप कैपिटल दे रखा था, फ्री रिजर्व दे रखा था, तो इन दोनों को ऐड कर दिया हमने स्टार्टिंग में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दे रखे इन शेयर ऑफ सब्सिडरी एंड ग्रुप कंपनीज़, ठीक है, जैसा कि मैंने नोट्स में लिखा था सेम वैसे लिखा हुआ है 100, इन डिबेंचर्स ऑफ सब्सिडरी एंड ग्रुप कंपनी 100। तो इन दोनों को हमने ऐड करके क्या किया 40 माइनस करके नेट ओन फंड निकाला। तो बस यही क्वेश्चन था, और बाकी सारे प्रोविज़न वाले क्वेश्चन आप अगर करेंगे ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे एडवांसेस के लिए बोल रखा है कितना प्रोविज़न बनेगा। तो एडवांसेस के लिए मैंने यहाँ पे लिखवाया था आपको लोन और एडवांसेस के लिए कौन कितने कितने क्या क्या % लगेंगे। तो मैं तो बोलूँगा आप PDF फॉर्म में इसको ले लो, परचेज़ कर लो मेरे वेबसाइट पर जाके, जिससे आपको आसानी रहे थोड़ा पढ़ने में। तो इनके ऊपर उसके हिसाब से आप क्या करना, % निकाल देना और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, बात ख़त्म, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक भी पढ़ाऊँ तो कमेंट करके बताओ कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो मुझसे, तो उस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपने YouTube चैनल पर डालूँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।